नमस्कार। दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी विश्व में एक सुप्रचलित भाषा है। आज हम हिंदी दिवस के तात्पर्य और हिंदी का प्रचार और प्रसार को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ हम हिंदी गाना भी सुनेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो मौजूद है प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, संकाय अध्यक्ष, साहित्य संकाय त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर ब्रह्मानंद मिश्र, सहायक प्राध्यापक, एकलव्य परिसर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथ ही इस चर्चा में जान डालने वाली संगीत कलाकार श्रीमती सुजाता सोम है और संगतकार में तबला में है श्री सुब्रतो तालुकदार जी, परकशन में है शुभोजीत देवराय जी और कीबोर्ड में है श्री समीरन दास। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला प्रश्न प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र सर को पूछना चाहूँगी कि हिंदी दिवस मनाने का जो औचित्य है वो क्या है? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और उसी के बाद से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे आपने कहा कि हिंदी विश्व भर में बोली समझी जाने वाली भाषा है, इसकी व्यापकता विश्व भर में है, तो भारत के प्रायः सभी राज्यों में हिंदी की जो स्थिति है, बोलने समझने वाले अधिकांश जन बोलते हैं, समझते हैं। और हिंदी 1949 में लागू हुई, इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसके पहले हिंदी इस देश में नहीं थी। हिंदी इस देश की भाषा रही है और केवल हिंदी ही नहीं, भारत की और 22 समृद्ध भाषाएं भी उस दिन संविधान में शामिल हुई थी, जिसमें पूर्वोत्तर की तमाम भाषाएं थी। असमिया थी, मणिपुरी है, नेपाली है और असम बंगाल की बांग्ला सुप्रसिद्ध रही है। और मुझे लगता है कि 22 समृद्ध भाषाओं के साथ देश में सैकड़ों बोलियां हैं जो उतनी ही समृद्ध हैं। तो भाषा की दृष्टि से समृद्ध भारत, और उसमें हिंदी एक नेतृत्व के रूप में नेतृत्व लेती है, करती है इस देश का भाषा के रूप में, एक संपर्क भाषा के रूप में भी, संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में पूरे देश को एक करने में, देशी एकीकरण की भूमिका में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व को, देश को विश्व के पास ले जाने में भी इस भाषा का बहुत योगदान है। जी बिल्कुल। विश्व भर में जितने भारतवंशी हैं, चाहे वो कहीं किसी राज्य के हों, वो आपस में बातचीत हिंदी में ही करते हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, सब के सब जो भारतवंशी वहाँ हैं, उनके आपस के बीच में जो बातचीत होती है वो हिंदी में ही बातचीत होती है। सर, मैं आपके पास जाना चाहूँगी, भारत में हिंदी की क्या स्थिति है? भारत में हिंदी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है और लगभग 132 देशों में हिंदी जो है बोली और समझी जाती है और भारत के हर एक राज्यों में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। अब भारत की 2 भाषाएं हैं, एक भारतीय भाषा, एक द्रविड़ भाषा। भारतीय भाषा में जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं वह आती हैं और द्रविड़ में कन्नड़, मलयालम इत्यादि भाषाएं आती हैं। तो जो भी कहीं भी प्रदेश के लोग रहेंगे वह हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। आप देखिए, अगरतला में देख लीजिए, जो यहाँ के बंगाली लोग भी हैं, ट्राइबल लोग भी हैं, वह हिंदी में अच्छी तरह से बात करते हैं। जो मलयालम से भी यहाँ आएगा, कन्नड़ वाला भी आएगा, वह हिंदी में ही यहाँ से बात करता है, क्योंकि हिंदी एक जनसंपर्क भाषा है और पूरे विश्व को एकजुट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भाव प्रकाश की क्योंकि एक समन्वय की भावना अगर देखा जाए तो हिंदी जो है अपने चरम उत्कर्ष पर है और एक जो है अखंडता में एकता स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी निभा रही है। तो हिंदी के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। हिंदी भारत भाल की बिंदी है अभिराम, हिंदी में बसते सदा तुलसी सूर कलाम। बहुत बढ़िया सर। अभी मैं गाने की ओर जाना चाहूँगी। सुजाता जी, आप पहले हमें कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो इतने सुंदर एक अनुष्ठान में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर लोगों के साथ
इस बार पहली बार मैं बैठी हुई हूँ, तो बहुत आभारी। मैं राग देश में जी हिंदी भाषा के ऊपर कुछ प्रस्तुत करके लाई। बहुत बढ़िया जी। अलग अलग अजब है, अलग अलग अजब है भाषाए भारत की, अलग अलग अजब है भाषाए भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा है हिंदी। अलग अलग अजब है भाषाए भारत की। जाना जहाँ है तुम वहाँ जाओ, जाना जहाँ है तुम वहाँ जाओ, मातृभाषा को अपनाओ। जाना जहाँ है तुम वहाँ जाओ, मातृभाषा को अपनाओ, जो सबके मन बस जाए। मन बस जाए, मातृभाषा मन बस जाए, मातृभाषा मन बस जाए। जाना जहाँ है तुम वहाँ जाओ, मातृभाषा को अपनाओ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए। भाषा है वो भारत की, अलग अलग अजब है, अलग अलग अजब है भाषाए भारत की, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी, वो भाषा हिंदी, वो भाषा हिंदी। बहुत खूब है। आपने अपनी गाने के माध्यम से हिंदी भाषा को पूरा उसका रूप दे दिया उसमें। बहुत बहुत अच्छा है। धन्यवाद। फिर मैं चर्चा की ओर जाऊंगी। मेरा प्रश्न विनोद सर से है, संचार माध्यम के रूप में हिंदी का क्या योगदान है? संचार माध्यम एक तो आप यहीं बैठी हुई हैं जी कि त्रिपुरा जैसे राज्य में अगर हिंदी में कार्यक्रम हो रहा है, हमारी बहन हिंदी भाषा का जो गुणगान किया,
तो संचार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो दृश्य हों, श्रव्य हों, अखबारों के माध्यम से, समाचार, भारत में तो इस समय अनगिनत समाचार, जो अंग्रेजी के चैनल थे उन्होंने भी हिंदी की तरफ अपना रुख किया। इसका मतलब कि हिंदी की स्वीकार्यता, हिंदी का जो विस्तार है, और हिंदी के जो दर्शक हैं, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो जहाँ हिंदी के अनगिनत अखबार निकलते हों, हिंदी के इतने बड़े पाठक हों, हिंदी के इतने बड़े दर्शक हों, तो संचार माध्यम ने हिंदी को सुनहले पंख दे दिए हैं। और ये हिंदी सामान्य जन की भाषा से होते हुए बिल्कुल दुनिया के ओर छोर कहीं आप जाएं तो भाषा पहुंची हुई है। और संचार माध्यम ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विश्वग्राम की अवधारणा को संचार माध्यम और मजबूती प्रदान करता है कि दुनिया के किसी कोने में आप जाएं तो हिंदी के गीत सुनने को आपको मिलेंगे। और रेडियो की तो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी दुनिया के कहीं जाएँ तो FM, और वहाँ के स्थानीय लोग भी FM चैनल चलाते हैं और हिंदी के गीत, दुनिया के जो देश हिंदी समझता नहीं वो भी हिंदी के गाने पर झूमता है। यही हिंदी की खूबसूरती है। तो भाषाएं चाहे जितनी हों, लेकिन भाव एक होता है। आप बांग्ला में गाएं तो भी, हिंदी में गाएं तो भी, तमिल तेलुगु में गाएं, लेकिन भाव, मनुष्य का भाव तो एक रहता है पूरी दुनिया में। तो भाषाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन भाव एक है। और इसी संचार माध्यम से पूरी दुनिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे अखबार से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, हिंदी का विस्तार निरंतर हो रहा है। और जैसा शुरुआती वक्त में आपने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक हिंदी बोली समझी जाती है, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। लोग इसको स्वीकार करते हैं। 1949 में संविधान ने शामिल कर लिया, लेकिन इसके बाद और संविधान में शामिल किया तो भारत सरकार के जितने कार्यालय हैं वहाँ हिंदी में काम होंगे। और हिंदी क्षेत्र उसको बांट दिया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो क क्षेत्र में जो हिंदी क्षेत्र है, त्रिपुरा संभवतः ख क्षेत्र में हो गया। तो यहाँ जैसे भारत सरकार का कोई पत्राचार अगर हिंदी में होता है तो उसका जवाब हिंदी में जाना चाहिए। और ये बाध्यता नहीं है, लेकिन इसका पालन किया जाता है क्योंकि ये राजभाषा है भारत की, और संघ ने इसे स्वीकार किया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो पत्राचार के माध्यम से वैचारिक आदान प्रदान हिंदी में होता है, और इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, सब जगह बढ़ी है। और संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिनेमा घरों में देखिए, सिनेमा जो हिंदी के आज चल रहे हैं वो प्रचार तुम्हारा सिनेमा कर रहा है हिंदी के जी। साउथ में भी हिंदी में सिनेमा बन रहे हैं, उत्तर भारत में भी बन रहे हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए इंटरनेट जो आज सबसे प्रमुख रूप से अपना जो है निभा रहा है। सिनेमा घरों में भी सिनेमा जो हमारे आज चल रहे हैं, हिंदी के हम सिनेमा ज़्यादा देखते हैं। इंटरनेट में गूगल में आप जाइए, हिंदी सर्च करिए तो वहाँ पे आज मिल रहे हैं। समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल्स देखिए, जितने भी इंडिया DD न्यूज़ है आपका, देखिए आपका जो चैनल्स है वो भी हिंदी में काम करते हैं। तो ऐसे भी बहुत आज तक चैनल्स देखिए हिंदी में हैं। तो ऐसे बहुत हिंदी के चैनल्स TV में हैं जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इससे हमारी हिंदी बहुत ही समृद्ध हो रही है, वो अपने राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर हो रही है। वो राजनीतिक प्रकरण के कारण भले ही लोग उसे राष्ट्रभाषा न बनाएं संविधान में, लेकिन व्यवहारिक रूप में, सामाजिक रूप में वह राष्ट्रभाषा ही है। संवैधानिक रूप में भले नहीं है, लेकिन व्यवहारिक और सामाजिक रूप में। आपकी बात को लेके तो बोल रहे हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो उसका संवैधानिक स्थिति को लेके आप थोड़ा हमारे साथ चर्चा। वो देखिए, संवैधानिक स्थिति है कि अध्याय 17 में भाग 1 में अध्याय, उसमें 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद में हिंदी के विकास और उसके प्रचार प्रसार के लिए नियम बनाए गए। अब इसमें अनुच्छेद जो बनाए गए उसमें जैसे दिल्ली में आप देखिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई। इसके बाद आपका साहित्य अकादमी दिल्ली में स्थापित हुआ। इसके बाद केंद्रीय हिंदी समिति बनी गई। जितने भी गृह मंत्रालय द्वारा जो भी कार्य हिंदी में उसके प्रोत्साहन के लिए हो रहे हैं, अब उसमें शब्दकोश, जैसे हिंदी का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में शब्दकोश और विश्वकोश वहाँ पे तैयार किया जाता है। वहाँ पे अहिंदीतर लोगों के पाठ्यक्रम वहाँ बनाए जाते हैं। तो हमारी भारत सरकार भी उसके नियम को पालन कर रही है। उस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो है अपने चरमोत्कर्ष पर जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वो पहुँचने का प्रयास कर रही है। उसमें सबसे प्रथम भूमिका हमारे देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह कहीं भी जाते हैं, विदेश में भी जाएंगे, उनका वक्तव्य हिंदी में ही होता है।
पूरे समाज जो बांधते हैं वह हिंदी में ही बांधते हैं। विवेकानंद स्वामी जब शिकागो में गए, आप देखिए वहाँ पे हिंदी में 0 को उन्होंने बोला प्रथम, तो उनकी छवि आज भी हम वो गाते हैं। तो हिंदी को हम बहुत ऊंचे स्तर पर देख रहे हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर देखें, वैश्वीकरण में देखें तो हिंदी अपने चरमोत्कर्ष पर है। और हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आएँ कि हो सकता है भारत को अपना जो स्थान मिलना चाहिए और हिंदी को वह मिलेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि राजभाषा होने के बाद से जो हिंदीतर राज्य हैं उनमें भी राजभाषा हिंदी को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है अंग्रेजी के साथ साथ। उसका कारण यह है कि राजकीय कार्यालयों में, राजभाषा का मतलब क्या है, राजकीय कार्यों में प्रयोग करने वाली भाषा। आप देखिए प्राचीन समय में देखिए, जब अकबर का समय था, अकबर से लेकर के मैकाले तक का जो भाषा थी वो दरबारी भाषा थी, वो फारसी भाषा हुआ करती थी। उसके बाद मैकाले के बाद स्वाधीनता तक जो अंग्रेजी भाषा थी राजकीय कार्यों में। लेकिन जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ और गोपाल स्वामी आयंकर ने जब संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त कराने के लिए एप्लीकेशन दिया और उसमें समिति बनाई गई, तो उसमें पास हुआ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले। लेकिन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उनमें हिंदी को ही राजकीय कार्यों में क्यों प्रयोग किया गया, संविधान में क्यों लागू कराया गया, उसका कारण यही है कि हिंदी में आप देखेंगे कि सरलीकरण के लिए, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियर शब्द, तो अभियंता उसका हो गया हिंदी, लेकिन हम उसको इंजीनियर ही लिखते हैं हिंदी में। जो हमारे लेखक पाठक हैं वह सरल शब्दों का प्रयोग, चाहे विदेशी भाषाओं का हमें शब्द चयन करना पड़े अपने हिंदी पठन पाठन में, जैसे हम बोलते हैं स्टेशन, टीचर्स, वो भी हिंदी के पुस्तकों में आप देखेंगे वो रहता है। तो उसका मुख्य कारण लिपि को देवनागरी लिपि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसको मानक रूप में हिंदी को बनाया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी का विकास प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया गया, और मूल उसका हमें लगता है कारण यह है हिंदी को कि यह सरल और सुबोध भाषा है, और इसको सब अपनाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ है, कुछ लोग, चर्चा हो रही थी, एक मैडम थी ट्राइबल है, उनका लड़का पढ़ने जाता है, तो वो आकर के घर में हिंदी ही बोलता है, वो बल्कि डांटती हैं कि नहीं आप हिंदी क्यों बोल रहे हो, तुम तो अब ट्राइबल भाषा भूल जाओगे, बांग्ला भाषा भूल जा रहे हो, हिंदी क्यों बोलते हो। मम्मी मेरी आदत हो गई है, मैं हिंदी के अलावा अब जो है मेरे पास वो बहुत मुझे जो है वो लगता है कठिन लगता है बोलना। तो ये चीज़ें यहाँ भी हम देखने को लगा। हमारे परिसर में देखिए वहाँ से केरल से भी लोग आए हुए हैं और आंध्र प्रदेश आए हुए हैं, लेकिन आपस में जब हम लोग बैठते हैं एकजुट होते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं। तो इससे अच्छा उदाहरण क्या ले सकते हैं। हिंदी इतनी जो है मधुर सरस भाषा है और सरल भाषा, लोग उसको अपनाते हैं और जान भी रहे हैं, आदान प्रदान की भी भाषा है। तो इसलिए जो है हिंदी अपने उसमें है, और राजनीतिक कारण से जो है उसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा रहा है। वो कुछ क्षेत्रवाद, कुछ ऐसा चीज़ें हैं, सरकार तो चाहती है, लेकिन अब उसमें कुछ लोगों का विरोध भी है, तो उनको सरकार भी वो सब करना है, इसलिए वो चल रहा है प्रक्रिया। अच्छा, फिर से हम चर्चा में आएंगे। सुजाता जी, आप हमें अगला कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? मैं कोशिश कर रही हूँ एक कृष्ण भजन करने की। बहुत बढ़िया। प्रणाम, हमारो 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 प्र
हाँ
मधुर पर बंसी बजावे, बंसी बजावे, बंसी बजावे अधर मधुर पर बंसी बजावे, रिझावे राधा प्यारी हमारो प्रणाम। छवि देखा, यह छवि देखा, मगन भई मीरा, यह छवि देखा, मगन भई यह छवि देखा, यह छवि देखा, मगन भई मीरा, मोहन गिरिवर धारी, मोहन गिरिवर धारी, मोहन गिरिवर धारी को हमारो प्रणाम, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम, हमारो प्रणाम, हमारो प्रणाम। वाह, बहुत बहुत सुंदर। राग तिलोक का मोद अपने आप में ही बहुत अच्छा राग है और आपने इसमें सुर लय सब दे के पूरा बढ़िया माहौल बना दिया। धन्यवाद आपका। जी, मिश्र तिलक कपूर। आते हैं फिर चर्चा पे। मिश्रा सर से मैं पूछना चाहूँगी कि पूर्वोत्तर में हिंदी का वर्तमान स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है, अगर सिक्किम को जोड़कर कहें तो। पूर्वोत्तर में पिछले 34 वर्षों से मेरा प्रवास है जी, और 34 वर्षों में बहुत कुछ बदलाव देखा गया। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में हिंदी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे जन सामान्य के बीच में इसकी स्वीकार्यता बढ़ती गई। और आज अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। असम को जोड़ लें तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। आपका संस्कृत विश्वविद्यालय का क्लब परिसर यहाँ है। तमाम केंद्रीय कार्यालय हैं, तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ, NIT वगैरह सब जगह। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का अपना केंद्र है। पूर्वोत्तर में कई जगह केंद्र है। तो धीरे धीरे जिस तरह से देश का विस्तार हो रहा है तो भाषा अपने आप चली जाती है। और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जनता की भाषा और सत्ता की भाषा जब तक एका नहीं होगा, क्योंकि जनता की भाषा में न्याय मिले, जनता की भाषा में शिक्षा मिले
और जनता की भाषा में जनता को संबोधित किया जाए। जैसे मिश्र जी कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में बोलना, यहाँ आकर के भी हिंदी में बोलते हैं या कहीं भी दुनिया में जाते हिंदी बोलते हैं। तकनीक ने इतना आसान कर दिया है कि वो हिंदी में बोलते हैं और जिस भाषा के आप हों उस भाषा में आप समझते चले जाएंगे। ऐसी तकनीक विकसित हो गई है। तो जब हम पूरे पूर्वोत्तर, अनुवाद एक बहुत बड़ा सेतु है। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हमने बांग्ला नहीं सीखी, लेकिन हमने बांग्ला साहित्य को हिंदी में अनुदित होते देखा, पढ़ा। हमने रविंद्र की गीतांजलि हिंदी में पढ़ी, तीताश एक नौ दिन नाम, हाँ, ये भी है। बिल्कुल। तो तमाम रचनाएं जब हिंदी में आ जाती हैं और हिंदी की रचनाएं दूसरी भाषा में जाती हैं, तो दोनों भाषाओं के बीच में अनुवाद एक सेतु का काम करता है। और पूर्वोत्तर में अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर जनजातीय वैविध्य का प्रदेश है। हर राज्य में अनेक समृद्ध बोलियां हैं, भाषाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में पूरे पूर्वोत्तर में। और एक दूसरे के बीच बातचीत के लिए एक ही है, या तो अंग्रेजी में बात करें, हिंदी में बात करें। लेकिन नई पीढ़ी हिंदी की तरफ उन्मुख हुई है। 2009 में त्रिपुरा में आता हूँ, तो यहाँ हिंदी समझने वाले तो थे, लेकिन बोलने वाले बहुत कम थे। एक तो आप लोगों को एक संकोच होता है कि मैं गलत न बोल जाऊँ, लिंग की गलती न हो जाए, लेकिन ये संकोच छोड़ देना चाहिए। इस देश में अंग्रेजी भी 5% लोग ही शुद्ध बोलते हैं, लेकिन हम भ्रम में जीते हैं, क्योंकि वो हमारे आकाओं की भाषा रही है। आकाओं की। और जब तक हम भाषाई दास्ता से मुक्त नहीं होंगे, और वो दास्ता यहाँ घुस गई है, जिस मैकाले का जिक्र आपने किया अपने वक्तव्य में शुरुआती दिनों में, मैकाले का होना यहाँ। मैकाले जब इस देश में आया था तो वो चकित हो गया था, बंगाल की धरती पर उतरा और पूरे देश का सर्वेक्षण किया। तो उसने कहा कि जिस देश में कोई चोरी न करता हो, भीख न मांगता हो, और जहाँ इतने गुरुकुल हों लाखों की तादाद में, उस देश को गुलाम नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले उसने यही कहा कि नहीं, अगर इस देश को बहुत दिनों तक गुलाम रखना है तो अंग्रेजी भाषा ले आनी होगी, और इन भारतीयों के मन में ठूस ठूस कर भर देना होगा कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण दूँ, यहीं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में एक हमारा कर्मी है, बागान में काम करता था 5 साल पहले। यहाँ से मैं मॉरिशस गया, लौट के आया तो दुखी मन से मिला। उसने कहा कि सर हमार मेये छेले अमानुष हो गए छे। तो मैंने कहा क्यों? अंग्रेजी पढ़ा सुना नहीं। तो अगर उस बागान में काम करने वाले सामान्य मजदूर के दिमाग में अगर ये भाव है कि अगर वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो मनुष्य नहीं बनेगा, कोई भाषा किसी को मनुष्य नहीं बनाती है। भारत की भाषाएं ही भारतीयों को मनुष्य बनाएंगी, और भारतीय भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि हमें दुनिया की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। बस उस मैकाले की मानसिकता से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और पूर्वोत्तर में तो विशेष रूप से इसकी संभावना है कि जब तक हम भाषा में सोचेंगे नहीं, हम शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम अपनी मातृभाषा होती है। मातृभाषा में दी गई शिक्षा सीधे सीधे पहुंचती है, क्योंकि हम सपने अपनी भाषा में देखते हैं। मातृभाषा में दी गई शिक्षा, बाकी तो बच्चों को तो हम तोता बना के रख दिए हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम से सिखा उनकी पूरी बुद्धि कुंठित हो जाती है। भारतीय भाषाओं में दी गई शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा होगी। हमारे पूर्वज अपनी भाषा में सोचते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, वो समृद्ध थे, वो ज्ञानी थे। हम साक्षर बना रहे हैं। सवाल ये है कि हम जब तक ज्ञानी नहीं बनाएंगे, ये देश ज्ञानवान नहीं होगा और विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो अपनी भाषा में हमें विकास करना होगा, और अपनी भाषा में जब हम विकसित होंगे तो हम ओरिजिनल, हम क्या गमले का फूल बना के रख दिया कि हम तो बगीचों के खिलने वाले फूल हैं। हम अपनी भाषा में सोचेंगे, अपनी भाषा में सपने देखेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, लिखेंगे, दुनिया को उपदेश हम देंगे। और अब तो तकनीक इतना आसान कर दिया है कि किसी भी भाषा को कहीं भी समझा जा सकता है। स्पेन में मैं था, आधी रात को भटक रहा था, जगह का नाम पता नहीं था, तो गूगल की मदद से बोर्ड पर देख लेता था कि क्या लिखा है, स्पेनिश में लिखा है, मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ लेता था। तो तकनीक की सुविधा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और भाषाई दूरियां घटेंगी। और पूर्वोत्तर में मैंने देखा है कि आज का त्रिपुरा 2009 का त्रिपुरा नहीं है। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुकता था त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के, वहाँ जो कर्मी था, फ़ोन उठाता था तो बांग्ला ही बोलता था, लेकिन आज देखिए वो हिंदी बोलता है। और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के भीतर मैंने देखा कि हर आदमी हिंदी बोलने की कोशिश करता है, त्रिपुरा के शहर में भी। और इस शहर की एक खासियत देखी कि वो भले बांग्ला में कम्युनिकेट ना कर पाते हों, लेकिन हिंदी में कम्युनिकेट न कर पाते हो, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी में बता देते हैं। और यहाँ मुझे कोई धूर्त नहीं मिला कि मैं पूछूँ रामनगर जाना तो मुझे श्यामनगर भेज दे या अभयनगर भेज दे।
तो ये यहाँ के खासियत। दूसरा, यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस है, कभी मेरे स्कूटर या कार पर लाठी नहीं पिटाए, हटाओ हटाओ यहाँ से। अगर गलत जगह पार्किंग भी कर दिया तो प्रेम से आके हिंदी में ही बात करें। चेहरा देख के पता नहीं कैसे समझ जाते हैं कि हम ही बंगाली ना है वो हिंदी में ही आके बता के चले जाते हैं। तो एक अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हिंदी का माहौल बदल भी रहा है। कारण क्या है कि संचार माध्यम जब बढ़ेगा, रेल लाइन जब आएगी, लोग आएंगे तो आएंगे जाएंगे, तो संपर्क की भाषा तो हिंदी होगी ही होगी। और इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदी अगर माँ है तो बांग्ला हमारी मासी है, तो माँ मासी के बीच कैसा भेद है? तो भारत की सभी भाषाओं के बीच में बहनापा है, एक दूसरे के साथ उनकी बहनों का रिश्ता है। तो अगर बहन है तो उनकी संतानों को भी तो माँ मासी का रिश्ता रखना होगा और भाषाएं समृद्ध होगी। मैं सर को पूछना चाहूँगी कि त्रिपुरा में जो भाषा शिक्षण है, इसमें हिंदी स्कूल में कितना लागू हुआ? हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें हिंदी पढ़ाया जाता है, पर अभी भी सरकारी तौर पर लोकल स्कूल्स में, स्टेट स्कूल्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बच्चे लगभग 200 बच्चे बीएड करते हैं जी। जब उनमें से 50% बच्चे जो है हिंदी शिक्षण करते हैं। अब अगरतला की स्थिति अगर देखें तो केंद्रीय जो विद्यालय है वहाँ हिंदी तो आवश्यक रूप में है, और कुछ ऐसे स्कूल यहाँ त्रिपुरा में हैं जैसे हिंदी हाई सेकेंडरी स्कूल, हिंदी नाम से ही है, वहाँ हिंदी है। और स्कूलों में भी हिंदी चलती है, तो वहाँ बच्चे हिंदी शिक्षण करने जाते हैं। मतलब प्रावधान होता है कि उनको 40 दिन या 42 दिन हिंदी शिक्षण या संस्कृत शिक्षण, जो भी उनका शिक्षण है वो कराएंगे। ये सरकार का ही प्रावधान है और नियम है बीएड में कि आपको शिक्षण करना ही है। तो जो बच्चों का टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें वो टीचिंग करने स्कूल में ही जाते हैं। हमारे बच्चे सारे हिंदी टीचिंग करके आते हैं। अब बच्चे बल्कि कहते हैं, जब वो उनकी विदाई होने लगती है वो रोते हैं, बच्चे कहते हैं कि वो सर आए थे, मतलब वो तो बच्चे ही हैं सर, वही मुझे पढ़ाएं, हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी आप देखिए अनिवार्य रूप से है जी। कुछ यहाँ पे स्कूलों में भी हिंदी है। आप देखिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है। हाँ, कॉलेजों में भी हिंदी भी यहाँ कुछ कॉलेजों में भी पाई जाती है। इग्नू जो संस्था हमारे यहाँ स्थापित की गई, वहाँ हिंदी भी है, मास्टर्स भी है, मास्टर डिग्री भी है। त्रिपुरा सरकार ने, देखिए राज्य सरकार शिक्षा उनका अपना दायित्व है। यहाँ बांग्ला है, कोकबरक है, संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, इतनी भाषाएं हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि कौन सी भाषा किस क्रम में रहेगी जी। मुझे याद है 2009 में आया था तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री के घर चला गया मैं जी। तो उनसे मैंने कहा कि सर आपने राज्य सरकार के समय विश्वविद्यालय में ना हिंदी विभाग खोल दिया, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से आएंगे? बांग्लादेश से तो आएंगे नहीं, इधर जब तक स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा सिलचर से आएंगे नहीं, मेघालय मणिपुर कहाँ से आएंगे? हर जगह विश्वविद्यालय है। तो उन्होंने कहा कि मिश्र बाबू हम उच्च शिक्षा में जुलाई से 5 कॉलेज में ऑनर्स खोल देते हैं, उसमें आप पढ़ रही होंगे आप लोग बीए में, लेकिन स्कूल के लिए तो शिक्षा मंत्री जो शिक्षा स्कूल के हैं ये उनका काम है, लेकिन हम कैबिनेट में इसकी चर्चा करेंगे जी। फिर अनऑफिशियली उन्होंने कहा कि एक तो देरी हो क्योंकि जब तक आप यहाँ के जनमानस को नहीं बदलेंगे सकते हैं। और यहाँ के लोगों को, दूसरी बात है कि हम लोगों को सोचना होगा कि हमारा बच्चा यहाँ से जैसे ही ट्रेन में बैठता है और तिलियामुरा से आगे जाता है, जैसे असम में प्रवेश करता है तो वो किस भाषा में बात करेगा? दिल्ली में जाएगा तो किस भाषा में बात करेगा? मेघालय में जाएगा तो किस भाषा में बात करेगा? या फिर उधर चला जाए दक्षिण में जाएगा किस भाषा में? तो एक ऐसी कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आदमी बात कर सके। तो उस लिहाज से भाषा का प्रयोग एक होना चाहिए। चाहे आप उसे स्कूल लेवल पर 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा दीजिए हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, चाहे आप 1 से 5 तक पढ़ा दीजिए। और बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र 14-15 साल होती है जिसमें बच्चे सीख जाते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बेटी आपसे बेहतर बांग्ला बोलती है, कभी स्कूल नहीं गई है बांग्ला सीखने के लिए, रहती है बेंगलोर में, कन्नड़ बोल लेती है, तेलुगु फर्राटे से बोलती है। लेकिन वही जो छोटी बेटी है उसे बांग्ला भी नहीं आती है,
हिंदी बोल लेती है बस, अंग्रेजी फटाटे से बोलती है। तो भाषा सीखने के लिए हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाह भी होगा। रहना चाहिए। और मज़े की बात है कि मैं तो देखता हूँ कि बंगाल की जो संस्कृति है, जहाँ संगीत कण कण में बसा है, हर घर में ग्रंथालय मिलता था किसी ज़माने में, संगीत घर में है, और संगीत के घराने जितने बाहर के हैं, आप अगर बांग्ला में गाएंगे तो एक क्षेत्र विशेष में गाएंगे, जैसे आप हिंदी में गाती हैं पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। तो वो सीखने की ज़रूरत है और मन बदलने की ज़रूरत है। आप लोग अपने बच्चों को, और बच्चे ही तय करेंगे वो क्या पढ़ना चाहते हैं। हिंदी तो सीख जाएंगे, कभी भी सीख जाएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए तो एक योग्य शिक्षक चाहिए, और सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं, वो अपना एजेंडा उनका तय रहता है। हिंदी स्कूल एक बना दिया उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, क्लब स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनका तो अपना व्यवसाय है। देखिए, व्यावसायिक लोग तो जो जिसमें उनको इनकम होगी वो वही करेंगे, लेकिन भाषा को लेके संजीदगी से अगर विचार आप करें तो हर राज्य में हिंदी को एक भाषा के रूप में, वो चाहे डिप्लोमा ही क्यों न पढ़ाइए, आप 6 महीने का कोर्स कराइए, 1 साल 2 साल 6 7 8 की कक्षा में पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। और ये काम सरकार का है। पुराने ज़माने में होता था कि समाज दायित्व लेता था, लेकिन अब समाज को आगे आना होगा। जी, धन्यवाद सर। फिर चलते हैं आपके और गाने की ओर। अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें? अभी मैं एक राम भजन ठीक है। सुनाना चाहती हूँ। राम भजो आराम त्यजो, 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 राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम भजो आराम त्यजो, राम भजो आराम त्यजो।
राम ही प्रेम की मूरत है, राम ही सत्य की सूरत है, राम ही भोग की सीमा है, त्याग ही राम की महिमा है। राम भजो आराम त्यजो, राम भजो आराम त्यजो। राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही जीवन सार सिखाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगाए। राम भजो आराम त्यजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो आराम त्यजो। पूरा बहुत स्टूडियो खूब राममय है। कर दिया हमने। हाँ, पूरा स्टूडियो राममय कर दिया। लौटते हैं चर्चा की ओर। मैं प्रोफेसर मिश्रा सर से पूछना चाहूँगी, विश्व पटल पर हिंदी का स्थिति क्या है? विश्व पटल पर हिंदी की स्थिति पिछले 10 वर्षों में बहुत बेहतर हुई है और विश्व की एक बड़ी संस्था में काम करने का अवसर मुझे मिला। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है, उसमें मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया 2016 से 2021 तक, और उस दौरान दुनिया भर के तमाम देशों में आने जाने का अवसर मिला। तब समझ में आया कि भारतीय जहाँ कहीं भी हों, जहाँ भी उनका डायस्पोरा है, वो बिल्कुल हिंदी के प्रति कृत संकल्प हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए ही। मैंने तो देखा कि जहाँ सरकारी विद्यालयों में विदेशों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ के मंदिरों में लोग हिंदी सिखाते हैं। अच्छा, जो हिंदी भाषी हैं, मंदिरों में छुट्टी के दिन शनिवार रविवार हिंदी का कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, भजन भाव होता है, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जो जिस इलाके का है, जिस देवी देवता को मानता है। और वहीं जाकर के मैंने देखा कि दुनिया के तमाम देश जो उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो अपनी भाषा में, छोटा सा देश है इजराइल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है, जिसको भी देखिए, उन सभी देशों ने अपनी भाषा में उन्नति की है। और विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना इसीलिए हुई थी कि विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी एक आधिकारिक भाषा बने और भारत की पहचान दुनिया में हो कि भारत की भी अपनी एक भाषा है। दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपकी क्या भाषा है। हम भी दुनिया में जाते हैं तो हम अपनी भाषा के नाम पर कि मैं तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब तक ये भाव नहीं होगा हमारे भीतर कि हम भारतीय भाषा का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की एक भाषा। सोचिए, गांधी कहते हैं कि मैंने हिंदी आंदोलन की भाषा थी, स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी थी, और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसी हिंदी भाषी ने नहीं, गैर हिंदी भाषी, इन्होंने एंगर का नाम लिया, महात्मा गांधी, इन तमाम लोगों ने हिंदी के लिए काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन मुझे याद आता है जो वो कहते हैं कि हिंदी एक महानदी की तरह है जिसमें सभी भाषाओं की नदियाँ आके समाहित हो सकती हैं, और हिंदी में जब तक पढ़ा जाने लायक लिखा जाएगा हिंदी भाषा कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सभी भाषाओं पर लागू होता है। हम लोग सबसे पहले, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं कि बांग्ला साहित्य में परिचित हुआ है, क्योंकि बांग्ला एक समृद्ध भाषा थी, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बांग्ला उस समय हिंदी से ज़्यादा समृद्ध थी, लेकिन संख्या बल कम था। बंगाल के एक हिस्से में बोली जाती थी, पूरे भारत में नहीं बोली जाती थी, तो संख्या बल के आधार पर यह हुआ कि हिंदी सर्व समावेशी इसका रूप है, हर जगह स्वीकृत है। लेकिन हिंदी और बांग्ला में कोई फ़र्क नहीं है। शुद्ध बांग्ला में, साधु भाषा में अगर आप बोलते हैं तो 100% मैं समझ लेता हूँ आप क्या कह रहे हैं। हिंदी भी हम शुद्ध हिंदी बोले तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये स्थिति विश्व भर में है, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए तो मुझे लगता है कि नहीं, हम जिस देश से आए हैं उस देश की कम से कम एक भाषा पर गर्व करना अगर सीख जाएं तो भाषा हिंदी हो सकती है। और उन देशों में जाकर के लगा कि नहीं, यदि आप अपनी भाषा पर गर्व और गौरव का अनुभव नहीं करेंगे, आप ऊंचा मस्तक करके बात नहीं कर सकते हैं। और हमें अंग्रेजी भाषा से कभी कोई गुरेज परहेज नहीं रहा, हमें अंग्रेजियत से परहेज, वो जो मानसिकता है
जो अभी भी हमारे भीतर जिसको कहते हैं ना कि हैंगओवर की तरह है कि नहीं अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बिना उसके भी इस देश में जितने भी, रविन्द्रनाथ टैगोर तो अंग्रेजी पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने गीतांजलि बांग्ला में क्यों लिखी? अंग्रेजी में लिख सकते थे, लेकिन अंग्रेजी में उसका अनुवाद होता है, भले वो पुरस्कृत होती है, वो नियम के तहत हुआ, लेकिन लिखा उन्होंने बांग्ला में। तो आप सोचते अपनी भाषा में ही, अपनी भाषा में लिखते हैं। सर, मैं आप ही के बात से एक बात लेना चाहूँगी कि आपने बोला बांग्ला और हिंदी जब साधु भाषा में बात करते हैं आप समझ लेते हैं जी। तब मुझे जानना है कि हिंदी का जो शब्दकोश है संस्कृत से लिया गया है, तो इस बारे में और किस किस भाषाओं का प्रभाव हिंदी के शब्दकोश में है? हिंदी के अधिकांश जो शब्दकोश निर्माण में संस्कृत भाषा के ही शब्द लिए गए हैं, तत्सम शब्दावलियाँ ली गई हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि भारत एक भाषाई वैविध्य का देश है, तमाम भाषाओं से शब्द लिए जाने की ज़रूरत है। हम अंग्रेजी के शब्द, अच्छा हिंदी की तो ग्राह्यता इतनी अच्छी है कि किसी भाषा के शब्द को पचा लेती है। हाँ। तो भारत की जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा से शब्द अगर लिए जाएं तो हिंदी का शब्दकोश समृद्ध होगा और अन्य भाषी भी समझेंगे कि हमारी भाषा का शब्द है। क्या आपको पता है कि हिंदी में कम से कम 10,000 शब्द विदेशी शब्द आए हुए हैं? रसगुल्ला शब्द भी हमारा नहीं है या बांग्ला का नहीं है। अलमारी है, रिक्शा है, सब कैंची हमारा शब्द नहीं है, ये विदेशों से आए हुए शब्द हैं। उर्दू भाषा, लेकिन हमने इसे अपना लिया। तो अगर भारत को किसी एक भाषा पर गर्व और गौरव का अनुभव करना हो तो भाषा हिंदी हो सकती है। इसके लिए सबको त्याग करना होगा। होता क्या है कि घर में अगर बड़ी बेटी है, हिंदी को बड़ी बेटी अगर मान लें, तो बड़ी बेटी की शादी में पूरे उत्साह के साथ जो कुछ है सब उसको दे दो। लेकिन छोटी बहन को ये दुख नहीं होना चाहिए कि यार सारे आभूषण तो बड़ी बेटी को दे देंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो बड़ी बेटी को दे दिया गया, चलिए राजभाषा का दर्जा। लेकिन ये जितनी भाषाएं हैं सभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं। जितनी 22 भाषाएं आज के समय देश में हैं वो सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हिंदी में कामकाज की बात हुई है, अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त होने की बात हो रही है। और अंग्रेजी का प्रभाव जब तक रहेगा इस देश में, भारतीय भाषाएं आपस में ऐसे ही उनकी भी दूरियां बढ़ेंगी। उन दूरियों को कम करना है तो इन बहनों को एक होना होगा। और जिस दिन ये बहनें एक हो जाएंगी, अंग्रेजी अपने आप दरकिनार हो जाएगी। उस दिन हम उस भाषा से निजात पा लेंगे। अंग्रेजियत से निजात पाने की ज़रूरत है। भाषा तो सीखी ना। मैं तो मॉरिशस में था तो फ्रेंच सीखने की कोशिश किया, कुछ समझता भी था। असम में गया तो असमिया सीखने लगा। अरुणाचल में था तो वहाँ की ट्राइबल भाषा सीखता था। यहाँ आया 8वें दिन में यहाँ की जो टिपिकल बांग्ला है आपकी वो मैं बोलने लगा। आइतासी हम भी बोल सीख गए कि आइतासी। कलकत्ता जाते हैं तो लोग बोल देते हैं कि कहाँ से आए, इधर से। हम कहाँ इधर से हूँ। तो अच्छा, इस भाषा का अपना सौंदर्य है, इस पर कोई उंगली उठाए ठीक है भाई, आप साधु भाषा बोलिए, कलकत्ता में रहिए। लेकिन त्रिपुरा की अपनी पहचान जिस भाषा से, उस भाषा पर जी। और मैं तो बार बार सबसे कहता हूँ कि भाई हमारी माँ से सुंदर आपकी माँ नहीं हो सकती। आपकी माँ होगी सुंदर, लेकिन मेरी माँ से सुंदर नहीं। वैसे ही मेरी मातृभाषा से सुंदर किसी की भाषा नहीं, मेरी मातृभूमि से सुंदर कोई देश नहीं। तो माँ, माटी और मातृभूमि, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, 3 पर हमको गर्व करना होगा। जिस दिन हम 3 पर गर्व करेंगे, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और आपसी बेमनस भी मिटेगा। तो भाषाई दूरियाँ कम करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में जाकर के मैंने देखा वो किस तरह से अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। एक फ्रेंच आदमी मुझसे सिर्फ फ्रेंच में बात करता है, अगला अनुवाद कर देता है, बोलता है आई डोंट नो इंग्लिश। वो नहीं बोलता अंग्रेजी क्योंकि अपनी भाषा पर गर्व करता है। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। स्पेशली जब हम हिंदी भाषी हैं, बंगाली तो एक दूसरे को देखता है सबसे पहले बंगाली बोलना शुरू करता है, बाकी भूल जाता है कि इससे अभी हिंदी बोल रहे थे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई उनसे सीखो कैसे भाषा पर गर्व किया जाता है। कि अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे आप तो किसकी भाषा पर करेंगे। और मैं तो यही मानता हूँ भारत भर की भाषाएं हमारे लिए मौसी की तरह है, हमारी मासी हैं। क्योंकि हमारे तो कहा जाता है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि माई मरे मौसी जिए। माँ अगर मर गई तो मौसी जिंदा रहे ताकि हम अनाथ न हो। तो अगर हमारी भाषा कमज़ोर होती तो एक मौसी के रूप में भाषा रहे जो इस देश में हमें अनाथ होने से बचा ले। चलते हैं गाने की ओर। गर्व होना चाहिए। भारतरत्न हरिशन जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शोल। तो अपनी भाषा पे गर्व हो जो हम अपनी भाषाओं में व्यक्त करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी, आपके पास आएंगे फिर से। आपसे कौन सा गाना सुनने को मिलेगा अभी हमें? गाना सुनने से पहले उन लोगों ने जो बोला, मतलब उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। ओके, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जब दूरदर्शन में
जी। पहले पहले जो दिखाई जाती थी ना हिंदी भाषा की छोटे छोटे कहानियाँ, अच्छा, हाँ। वहाँ से हम लोग जो बंगाली है पहले हिंदी को उठाया, फिर लिखाई पढ़ाई सब करके सीख लिए निजे खुद में। तो सहज भाषा है जो अपना सकते हैं हम। हाँ। मैडम कौन सा गाना तो सुनाना चाहेंगे अभी? मेरा गाना भी तो हिंदी हिंदी में भाषा में है है। पंडित भातखंडे जी महाराष्ट्रियन है, लेकिन वो तो इस भाषा के गुरुत्व दे के ही ये गाने उन्होंने मतलब किया उसका। हाँ, शास्त्रीय गायन में दिया। जी। तब मैं सुनिए आप लोग। चलो मन गंगा जमुना तीर, 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 गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, संग लिए बलवीर, चलो मन संग लिए बलवीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, संग लिए बलवीर, चलो मन संग लिए बलवीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, कुंडल झलकत हीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर।
गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर शीर गिरधर नागर के चरण कमल पर शीर चरण कमल पर शीर चरण कमल पर शीर मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर शीर चलो मन चरण कमल पर शीर चलो मन गंगा जमुना तीर चलो मन गंगा जमुना तीर गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो मन शीतल होत शरीर चलो मन गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना तीर। बहुत खूब, आपने हमें मीरा जी से लेके गंगा जमुना सबको देश भर की यात्रा करा दी। आते हैं चर्चा की ओर। मेरा प्रश्न डॉक्टर ब्रह्मानंद सर से है, हिंदी के प्रचार और प्रसार को लेके आप क्या बोलेंगे कि और क्या होना चाहिए इस भाषा का प्रचार और प्रसार के लिए? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से भारत सरकार को चाहिए कि हर एक राज्यों में जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं वहाँ पे राजभाषा हिंदी को वैकल्पिक रूप में भी रखना चाहिए। चाहे हिंदुत्तर प्रदेश हो और हिंदी प्रदेश में तो है, लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उस स्टेट में भी उन स्कूलों में भी हिंदी को स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, छोटे बच्चों को वो हिंदी को रखना चाहिए, जिससे कि हिंदी लोग जब बचपन से सीखेंगे तो आगे हिंदी उनका और समृद्ध होगा और देश में हिंदी और भी अच्छे से लोग जानेंगे और समझेंगे। ये जहाँ तक हमारा विचार है। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि दूरदर्शन, हम अभी दूरदर्शन में हैं, हम कृतज्ञ हैं इनके प्रति। हमारी दूरदर्शन के साथ साथ आकाशवाणी भी है, तो हिंदी का योगदान उसमें कितना है और आकाशवाणी और दूरदर्शन का योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कैसे और होना चाहिए? हम सचमुच हम लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के ऋणी हैं, क्योंकि इनकी आकाशवाणी की रीच तो दूर दराज तक है, कोई ऐसे जगह नहीं जाना इसकी रीच हो, और दूरदर्शन भी, और दोनों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। यहाँ तो वर्षों से मैं कहता रहा हूँ, यहाँ जब लोगों से मिलता हूँ कि यहाँ दूरदर्शन भी 10-15 मिनट का भी हिंदी शिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दें, हिंदी समाचार वाचन का कार्यक्रम शुरू कर दें, कुछ ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कहीं और से रिकॉर्डिंग लेके भी दिखा सकते हैं, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। और कुछ जब इनका अपना कुछ इन हाउस प्रोडक्शन अगर होता हो तो यहाँ के विषय को लेकर यहाँ जो कुछ है यहाँ तैयार करते हैं तो बांग्ला में ही दिखाते हैं, या तो बाइलिंगुअल कर दीजिए, हिंदी में दिखाया जाए, और कुछ ऐसी सामग्री तैयार आप कीजिए कि शेष भारत के लोग भी यहाँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, और वो शेष भारत को ज्ञान देने के लिए एकमात्र भाषा हिंदी ही हो सकती है। तो यहाँ के विषय पर केंद्रित कोई कार्यक्रम बनाएं, 10 मिनट का समाचार भी हिंदी में शुरू करें, हिंदी शिक्षण की योजना बनाएं यहाँ, और इसके लिए अभी तो हमारे खुद के विद्यार्थी तैयार हैं जो हिंदी में आके समाचार वाचन कर सकते हैं, उन्हें रोज़गार भी देंगे, उन्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे, और बच्चों को भी लगेगा कि नहीं हम हिंदी पढ़ करके कुछ कर सकते हैं, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी हिंदी के प्रति लोकप्रियता बढ़ेगी। अभी गुवाहाटी से अखबार छपता है, यहाँ भी अखबार आने लगा हिंदी का। वहाँ के जो संपादक हैं मित्र, उन्होंने कहा कि हिंदी लोग पढ़ेंगे। हमने कहा पढ़ने की तो लत पैदा करनी होती है। तमाम घरों में आज भी अखबार लोग इंतज़ार करते हैं, अखबार वाला फेंक के चला जाता है, तो वो अखबार
के प्रति रुचि पैदा होगी, लोग हिंदी सीख जाएंगे, हिंदी शिक्षण की योजना शुरू हो। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर के छोटे छोटे बच्चों से बूढ़े हिंदी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे कार्टून देख रहे हैं, बच्चे दूरदर्शन के तमाम प्रोग्राम, तमाम चैनलों के प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सीख जाते हैं। वो देख रहे हैं हनुमान और सीख रहे हैं हिंदी। तो डोरेमोन क्या एक जाता है, वो बच्चा कितनी सुंदर हिंदी बोलता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, सीख जाते तो अपने दादी दादा सबको सिखा देते हैं हिंदी। तो ये दूरदर्शन ये काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है, दूरदर्शन भी और आकाशवाणी भी। आकाशवाणी की तो रीच बहुत दूर तक है, संचार का मूल माध्यम है जी, मूल माध्यम है। और चूँकि सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकार भाषाई प्रबोधन इस तरह से कर सकती है और करना भी चाहिए, लेकिन स्थानीयता का पुट और टच होना चाहिए। स्थानीयता को छोड़ करके यहाँ की चीज़ें हम हिंदी में दिखाएं, लोगों को पता चले। नहीं तो लोग जानते ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग पूछते हैं कि पिछली बार तो आपने कहा था त्रिपुरा में रहते हैं, अगरतला कब चले गए? ऐसे भी लोग मिलते हैं इस भारत में। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं? सर, और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि हिंदी कैसे रोजगार परक भाषा है। हिंदी अगर हम सीखें जी, तो उससे जो रोजगार का माध्यम क्या क्या है वो भी अगर भारत की जितनी भाषाएं हैं उसमें सर्वाधिक हिंदी है जो रोजगार सृजन कर सकती है। जहां आप बैठी हैं, कल आप वहाँ समाचार पढ़ेंगे, आपको 1000 रुपये पर समाचार मिलेगा। आप अखबार से जुड़ जाइए, आपको मिलेगा। चैनल से जुड़ जाइए, मिलेगा। आपको पता है जो बड़े बड़े चैनलों में जो एंकर काम करते हैं, उनका पैकेज कितना है? 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लेते हैं लोग। आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये लोग, इतना पैसा इन चैनलों के पास है, लोग देते हैं पैसा। तो रोज़गार के लिए सबसे अच्छा है कि आकाशवाणी दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है रोज़गार देने में हिंदी के कार्यक्रमों में। और ये इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र में आपके कार्यालय हो, वहाँ के बच्चों को तैयार करें हम। इसके लिए तो मैंने कहा है दूरदर्शन से, आज भी मैं कहना चाहूँगा कि हम तैयार हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए। शुद्ध हिंदी बोलें, शुद्ध हिंदी लिखें, शुद्ध कार्यक्रम लेके आएँ। अखबारों के लिए काम करें जो बच्चे हमारे हैं। अनुवाद का बहुत बड़ा काम है। यही जो कुछ लिखा गया है लोग नहीं जानते हैं, उसका अनुवाद किया जा सकता है हिंदी में, और हिंदी में अनुवाद होकर के जाएगा। तो रोजगार के अनगिनत बहुत सारे माध्यम है और अनगिनत रोजगार सृजित हो सकता है। और कोई हिंदी पढ़ के कोई भूखों नहीं मरेगा, मैं कहता हूँ। शिक्षक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। सर, आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही सुजाता शोम जी, आपने हमें गानों से इस माहौल को चकित कर दिया, तो आपको भी धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तबले में, परकशन में और कीबोर्ड में उनको भी धन्यवाद संगत के लिए। आज का कार्यक्रम हम सुजाता जी के गाने के साथ समाप्त करेंगे। नमस्कार। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे। सूरज मंगल सोम भृगुसुत, सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की
भाषण